बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस का इंसिडेंस जो है वो 10% है गायनी की जितने डिसऑर्डर्स हैं। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब क्या है? एंडोमेट्रियम योसिस पैथोलॉजी, एंडोमेट्रियम की पैथोलॉजी है। इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि एंडोमेट्रियम हमें मिल रही है अदर देन द नॉर्मल एंडोमेट्रियल कैविटी। और कॉमन साइट्स कौन कौन सी हैं? जो कि है फ्लोपियन ट्यूब है, ओवरी है, यूट्रोसेक्रल लिगामेंट्स हैं, पाउच ऑफ डगलस है, गट है, अपेंडिक्स है, कोई लेप्रोटमी हुई हुई है, कोई ऑपरेशन हुआ तो स्कार मार्क्स पे है, एपिजोटमी हुई तो उस पर है, और यूट्रोसेक्रल लिगामेंट है। और जो अनकॉमन साइट्स हैं वो है ब्रेन है, आई है, मसल है, ब्लैडर है और लंग्स है। ठीक है, अब हमने ये करना है कि ये किस तरह इसमें क्या क्या पैथोलॉजिकल चीज़ें चेंजेस आती हैं जो कि पेशेंट को कोई साइन सिम्टम्स देती हैं। अगर हम नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल पे जाएं तो हमें भी याद होगा कि हर साइकिल में एंडोमेट्रियम में प्रोलिफरेटिव चेंजेस आती थी, फिर इसमें सिक्रीटरी चेंजेस आती थी, ब्लड सप्लाई होती थी। तो एग्जैक्टली यही सब कुछ जो एंडोमेट्रियम बाहर मौजूद है उसमें यही सब कुछ चेंजेस आ रही हैं, चाहे वो फ्लोपियन ट्यूब पे हो, चाहे वो ओवरी पे हो, चाहे वो यूट्रोसेक्रल लिगामेंट पे हो, चाहे वो पाउच ऑफ डगलस में हो, चाहे वो स्कार मार्क पे हो, चाहे वो गट में हो, चाहे वो ब्लैडर में हो, चाहे वो लंग में हो, चाहे वो आई में हो। तो यही सब कुछ आ रहा है। अब यहाँ तो देखें, एक वे आउट था ना कि यहाँ से ब्लड निकल आता था, यहाँ कोई वे आउट ही नहीं है। यहाँ पे ब्लड इकट्ठा होता जा रहा है, चेंजेस आ रही हैं, हर महीने आ रही हैं। इसलिए पेशेंट हमारे पास अर्ली नहीं प्रेजेंट करता, वो तब करता है जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। तो चेंजेस आ रही हैं और ब्लड अंदर कलेक्ट हो रहा है, और यही ब्लड जो है कलेक्ट होता है, क्योंकि पहले वो रेड होता है, लेकिन जब ये कलेक्ट होना शुरू होता है तो अपनी कलर चेंज करता है। और फिर इनको जब हम देखते हैं तो या हम उनको एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स कहते हैं, या फिर अगर ये सिस्ट बड़ी हो जाए तो हम इसे चॉकलेट सिस्ट कहते हैं, और ये ओवरी में हो तो इसी चॉकलेट सिस्ट को हम एंडोमेट्रियोमा कहते हैं। ठीक है, ये तो ये पैथोलॉजी थी। अच्छा, अब अगर हम इसकी थ्योरीज देखें कि ये क्यों होती है, तो इसकी कोई डेफिनेटिव थ्योरी नहीं है। इसकी एक थ्योरी ये है कि जो हम कहते हैं कि पीरियड्स आ रहे थे, इसके पास एंडोमेट्रियम और ये सारा ब्लड मेंस्ट्रुएशन जो शेडिंग हो रही थी, वो थोड़ा सा ब्लड रिट्रोग्रेड चला गया फ्लोपियन ट्यूब से और पेरिटोनियल कैविटी में आ गया और कहीं भी शेड हो गया। इसे कहते हैं रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, दूसरी थ्योरी ये है कि सिलोमिक एपिथेलियम है, उसके अंदर जो है ना हाई, उसके अंदर एक पोटेंसी होती है कि वो उसके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी एपिथेलियम में चेंज हो जाए। तो वो एंडोमेट्रियम में चेंज हो गई और कहीं भी इम्प्लांट हो गई, गट के ऊपर हो गई, अपेंडिक्स पे हो गई, किसी स्कार मार्क्स पे तो नहीं होती, वो अंदर है, वो बाहर की तरफ है, लेकिन अंदर वाले ऑर्गन्स पे हो सकती है, यूट्रोसेक्रल पे भी हो सकती है। ठीक है, फिर जो तीसरी थ्योरी है वो ये है कि लिम्फेटिक्स ये है कि अंदर चूँकि एंडोमेट्रियम में लिम्फेटिक्स भी हैं, ब्लड सप्लाई भी है, तो इसके थ्रू ये अंदर चलेगी लिम्फेटिक्स और फिर कहीं भी जाके इम्प्लांट हो गए। उसमें लंग भी आ सकते हैं, ब्रेन भी आ सकता है, ये भी सब हो सकता है। फिर चौथी जो चीज़ है वो जेनेटिक है। जेनेटिकली ये इनहेरिट हम कर रहे हैं कि अगर नानी को है तो माँ को है, बहन को है तो पेशेंट को भी हो सकती है। तो जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन है, वो आप ज़रूर उसको रूल आउट कर लें। ठीक है, अब हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा? प्रेजेंट हमें किस तरह करेगा? एक तो वो कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे सीवियर पेन है, ठीक है, जिसको पहले नहीं होता था, और उस पेन की वजह क्या है कि ये सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर ना, अगर आप देखें ना तो मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल जब पढ़ाया था तो इस एंडोमेट्रियम में सिर्फ ये चेंजेस नहीं आती बल्कि लोकली बहुत सारी प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी आती हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमेशा पेनफुल होते हैं, तो उसको कहती है कि जैसे मेरे पीरियड शुरू होने लगते हैं उससे पहले बहुत पेन होता है, जैसे ही शुरू हो जाते हैं तो फिर थोड़ा सा पेन कम हो जाता है। और एक ये मेन कंप्लेंट होगी। दूसरी, चूँकि ये बार बार हो रही है, यहाँ पे प्रिस्ट्रिक्चर बन रहे हैं, फाइब्रोसिस हो रहा है, यूट्रोसेक्रल लिगामेंट में हो रहा है, पाउच ऑफ डगलस में, तो उसको कांस्टेंट बैकएक होगा। तीसरी बात, आपके पास कपल आ सकता है, 2 साल हो गए शादी को, डॉक्टर साहब बच्चे ही नहीं है, तो आप देखते हैं ये सारा कुछ है, तो आप देखते हैं कि ये इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। और इनफर्टिलिटी कैसे करेगी? एक तो ओवुलेशन ही नहीं होगी, दूसरी बात यह है कि जो ल्यूटिनाइजेशन होती है, जो यहाँ पे ओवुलेशन होती है, तो वो जो वो नहीं हो रही होती, वो उसको हम लुफ सिंड्रोम भी कहते हैं कि ल्यूटिनाइज्ड अनरप्चर्ड फॉलिकल। ठीक है, तीसरी बात एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज, अगर स्पर्म चला भी गया
तो भी वो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं कि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन ही नहीं होती। चौथा फैक्टर ये है कि यहाँ पे चूँकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स बहुत होती हैं सिक्रीशंस में, तो ट्यूबल मोटिलिटी जो है वो कम हो जाती है, या कोई ट्यूबल अंदर या डिस्ट्रक्शन हो जाती है कि वो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो सकती। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। अब हमारे पास क्या होगा जब हमने देखना है कि हमने इसको अब देखना किस तरह है कि हमने इसको डायग्नोसिस कैसे बनाना है, क्योंकि ये तो हमारे पास एक हिस्ट्री पे आ गया था, हमने थ्योरी पढ़ ली थी, पेन था। अब हमें डायग्नोसिस कैसे बनाना है। हिस्ट्री पे हमने देख लिया कि उसका पेन का कैरेक्टरिस्टिक हमें पता चल गया था, हमने उसका इनफर्टिलिटी का देख लिया था। फिर हमें जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन पे कोई ख़ास चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन हमें ये होगा कि बैक एक उसका मिलेगा जब हम इसके वर्टेब्रास को चेक करेंगे। अब हमने लोकल जब एग्जामिनेशन किया तो हमें वल्वा वेजाइना ठीक मिलेगा, हो सकता है वेजाइना में नोड्यूल मिले, लेकिन हमें टेंडर एग्जामिनेशन होगा, वो आपको उछल पड़ेगी, वो नहीं आपको एग्जामिनेशन नहीं करने देगी। फिक्स टेंडर यूट्रस आपको मिल सकता है, और इट डिपेंड्स कि डिज़ीज़ कितनी प्रोग्रेस कर गई है। आपको जो यूट्रोसेक्टल लिगामेंट है उसकी थिकनिंग मिल सकती है, वहाँ पे भी नोड्यूल मिल सकता है, और अगर ये एंडोमेट्रियोमा बड़ा है तो आपको ये फील होगा, और ये भी टेंडर मैस फील होगा। ठीक है। अब हमने इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी करनी है। हमने रूटीन इन्वेस्टिगेशंस को अपना एक हैबिट बना लेनी है। उसका ब्लड ग्रुप, CBC, CUE ये हमने ज़रूर करना है, एक्सरे चेस्ट, रैंडम ब्लड शुगर और वायरल मार्कर्स। अब हमने किया कि हम अल्ट्रासाउंड में हमारे पास 2 चीज़ें हैं, या हम ट्रांस एब्डोमिनल कर लें कि हमने एब्डोमिनल कर लिया, या हमारे पास TVS है। ठीक है, TVS है, ये ट्रांसवेजाइनल है। उसके ऊपर जो है डायग्नोसिस जो है वो हमारे कंफर्म हो जाता है कि कोई सिस्ट ज़रूर है, और फिर हम देखते हैं कि अगर ये सिस्ट कोई ऐसी है कि टेंडर भी है और हमें मिल भी रही है, तो फिर हमारे पास हमने कुछ और रूल आउट कराना है कि कहीं और तो नहीं फैली हुई, तो हम MRI करा सकते हैं। लेकिन जो गोल्ड स्टैंडर्ड है ना, जो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, ये सब हमें सिस्ट का तो बताएंगी, लेकिन किस टाइप की सिस्ट है वो है लेप्रोस्कोप। लेप्रोस्कोप क्या होता है, अम्लाइकस है, अम्लाइकस के पास हम यहाँ पे ये दो तरीके होते हैं। कुछ लोग अम्लाइकस के अंदर दे देते हैं इंसिजन क्या कि जख्म नज़र ना आए, कुछ लोग ज़रा सा अम्लाइकस के नीचे देते हैं। 5 mm का लेप्रोस्कोप होता है, टेलीस्कोप कैमरा, वो अंदर डाल के आप सारी पेल्विस को खुद देख लेते हैं। आप ओवरीज को भी देख लेते हैं, यूट्रोसेक्रल जो लेगामेंट्स उसको भी देख लेते हैं, पाउच ऑफ डगलस को भी। तो जहाँ जहाँ आपको छोटे छोटे चीज़ें नज़र आती हैं, मैं कहते हैं एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स हैं। अगर आपको कोई बड़ी सिस्ट नज़र आए तो आप कहते हैं ये हमें एंडोमेट्रियोमा नज़र आ गया। ठीक है, ये आपका डायग्नोसिस का है। अब आपका पर डिपेंड करता है अब आपने ट्रीटमेंट क्या देना है। आपके पास एक मेडिकल मैनेजमेंट है और एक आपके पास सर्जिकल मैनेजमेंट है। मेडिकल मैनेजमेंट सबसे पहले तो आपके पास वो पेन से आई थी, तो आपने उसको पेन किलर देने हैं, उसका पेन रिड्यूस करना है ताकि वो पेन फ्री हो। दूसरी बात, अब हमने ये देखना है कि हमने जो है मेडिकल मैनेजमेंट, हम पेशेंट से काउंसल कर लेंगे, उससे सारा डिस्कस कर लेंगे। इफ़ शी सेज कि मेरा मेडिकल मैनेजमेंट कर दें, मैं भी सर्जरी के लिए फ़िट नहीं हूँ, कोई डायबिटिक है, कोई एस्थमेटिक है, कोई जनरल एनेस्थीसिया के लिए फ़िट नहीं है, तो फिर हमने क्या करना है कि हमने उससे कहना है कि देखो हम ये कर सकते हैं कि तुम्हारी ओवुलेशन स्टॉप कर दें। उससे क्या होगा, जब ये सारी जो चीज़ें थी ना जो हमने ये पढ़ी थी, जो सिक्रीटरी चेंजेस थी और ये चीज़ें थी, ये नहीं आएंगी, तो वो खुद ब खुद जहाँ जहाँ एंडोमेट्रियम होगी वो रिग्रेस हो जाएगी। उसके 2 तरीके हैं, या तो हम सूडो प्रेगनेंसी क्रिएट कर दें, प्रेगनेंसी नहीं है लेकिन हमने एक स्टेट क्रिएट कर दी कि जिस्म को पता चले मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उसमें क्या है, जो COCs है ना, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, वो हम कंटिन्यूसली देते हैं 3 से 6 महीने के लिए। दूसरी हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम सूडो मेनोपॉज क्रिएट कर दें। उसमें ये है कि हम उसमें GnRH एनालॉग देते हैं और वो सबकुटेनियस इंजेक्शन देते हैं। थोड़े से ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव, मतलब थोड़े महंगे हैं, इफ़ेक्टिव नहीं है। या फिर पुरानी एक ड्रग है टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव डायनाजोल है, वो दे देते हैं। अब इन दोनों को हम कैसे हम करते हैं कि हमने इसको देना है या इसको देना है। इसको हम इसलिए देते हैं कि ये जिनमें कंप्लायंस है हार्मोन को, उनको नौजिया वॉमिटिंग नहीं होता, वो खा सकती हैं हार्मोन्स 3 से 6 महीने के लिए, कोई ज़्यादा वेट गेन नहीं है,
तो हम उनको दे देते हैं। कुछ कहते हैं डॉक्टर साहब हम हार्मोन्स नहीं ज़्यादा खा सकते, हमने एक दिन पिल छोड़ दी तो हमारा सारा ट्रीटमेंट ख़राब हो जाएगा, तो आप उसके लिए सूडो मेनोपॉज करते हैं कि मेनोपॉज नहीं हुआ, आपने आर्टिफिशियली क्रिएट कर दिया, लेकिन उससे कुछ नुकसान है, बोन लॉस होता है, हॉट फ्लैशेस होते हैं, तो आपने उसको कैल्शियम भी देनी है, थोड़ा सा उसको बताना भी है कि हॉट फ्लैशेस हो तो तुमने कैसे मैनेज करना है। नॉन इसका हार्मोनल भी ट्रीटमेंट होता है वो आप। अब हमारे पास रह गया सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया था लेप्रोस्कोपी नॉट ओनली ये डायग्नोस्टिक है बल्कि ये सर्जिकल भी है। लेप्रोस्कोप डाला, आपके पास एक्सपर्टीज़ है, आप उसको जो छोटे छोटे स्पॉट्स हैं उनको लेज़र से वेपोराइजेशन कर दें और फिर जो आपके एंडोमेट्रियोमा था उसको आप ड्रेन कर लें, सक कर लें, सिस्टेक्टमी कर दें। और अगर आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, गट को भी फैला हुआ है, ब्लैडर में भी फैला हुआ है और आपको लेप्रोस्कोपी ज़रा मुश्किल लग रही है कि एडहीजन्स हैं, तो फिर हम लेप्रोटमी पे आ जाते हैं। उसमें भी हम क्या करते हैं, सिस्टेक्टमी कर सकते हैं, हमने कंजर्व करना है और हमने उसको क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए हम देख सकते हैं कि ट्यूबल पेटेंसी है नहीं है। अगर हम कंजर्व कर देंगे कि फिर हम उसको बाद में IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का ऑप्शन दे सकते हैं। और फ़र्ज़ करें अगर उसकी एज ऐसी 50 हो गई है और हम समझते हैं कि डिजीज़ फैलेगी और हम फिर सारा उसको सब अच्छी तरह देख के फिर हम उसकी ट्रांस एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी कर देते हैं और जहाँ जहाँ हमें कोई भी ऐसा पॉइंट मिलता है हम विद द हेल्प ऑफ सर्जन हम उसको सिम्टम फ्री कर देते हैं। और थोड़े से अरसे के बाद इसके करने के बाद भी हम उसको जो है या सीडोमेनोपॉज या सीडो प्रेगनेंसी ज़रूर करते हैं ताकि कहीं कोई लीजन थोड़ा बहुत छुपा हुआ है बाद में उसको मीनो यूरिया या मीनो वो ना करे, ये जो साइक्लिकल हेमोप्टोसिस ना करे, जो थोड़ा बहुत कहीं लीजन है तो वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाए। ये गट में होगा तो ये मेलिना करेगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ था एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। थैंक यू वेरी मच।